हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 के केमिस्ट्री के सभी डिफिनीशंस को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो कृपया करके ये वीडियो पूरा आप लास्ट तक देखें, जहां आपको पूरे चैप्टर से 1 2 3 4 सारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग हो, या फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर हो, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, या एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो, सारे चैप्टर्स के सारे डिफिनीशंस को इस वीडियो के मैं माध्यम से बताने वाला हूं। कृपया करके आप लाइन बाय लाइन वीडियो को समझें, देखें, लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, चैप्टर 1 केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ मैटर के बारे में। अब जब बात आता है मैटर का, यहाँ पे लिखा हुआ एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम। ऐसा चीज जिसके पास थोड़ा बहुत मास होना चाहिए, वो किसी स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ हद तक वॉल्यूम। जब मास है तो फिर वॉल्यूम का बात यहाँ पे आ ही जाता है क्या। तो ये डिफिनीशन है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज मैटर, हाउ कैन यू डिफाइन मैटर, डिफाइन मैटर, कुछ भी आ सकता है। तो ये पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन और आपको क्लास में जब पढ़ाया गया होगा उसी दौरान बता दिया गया होगा। डिसोल्यूशन एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में आप जानते होंगे, जहां पे दो सबस्टांस को मिक्स कराया जाता है। ठीक है, लिखा हुआ भी है कि द प्रोसेस इन विच टू सबस्टांसेज इंटरमिक्स। इंटरमिक्स का मतलब आपस में, ऐसे दो सबस्टांस जब आपस में मिक्स होते हैं टू गिव ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, एक प्रकार का सॉल्यूशन तैयार होता है जो कि यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे नमक को पानी में डाल दिए, ठीक है, वो वहां पे यूनिफॉर्म सॉल्यूशन तैयार करेगा, क्योंकि हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। थर्ड पॉइंट लिखा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपने बायोलॉजी में ही पढ़ा होगा। लिखा है द प्रोसेस इन विच द मैटर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जहां पे मैटर फ्लो करेगा। मैटर का मतलब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं कि मैटर के बारे में तीन चीज हम लोग मेनली पढ़ते हैं, चौथा पांचवा आपका बीईसी और आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो मैटर है ये फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हायर कंसंट्रेशन का मतलब होगा जिसका मात्रा उस तरफ ज्यादा होगा, वो जाएगा लो। जैसे कि अगर रूम में आप अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक का हम बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है। अगर इंसेंस स्टिक को आप जलाते हैं तो एक तरफ से लेकर पूरे रूम में वो इंसेंस स्टिक का जो धुआं होगा वो फैलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जहां पे जल रहा है वो हायर कंसंट्रेशन में है और चारों तरफ कुछ नहीं है, मतलब कि वहां लो कंसंट्रेशन है। तो वैसे करके वो हाई टू लो की तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम को रीच करने। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी को। ठीक है, फिर आगे लिखा है, ये एनसीईआरटी का डिफिनीशन एनसीईआरटी में दिया है, द प्रोसेस इन विच टू सबस्टांस इंटरमिक्स, आपस में मिक्स हो जाना, उसी को बोलेंगे डिफ्यूजन। ऊपर डिसोल्यूशन में पढ़े थे आपस में मिक्स होना, लेकिन एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का देना, वो है डिसोल्यूशन। और डिफ्यूजन सिंपली दो सबस्टांस का आपस में क्या हो जाना, मिल जाना, या फिर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो सकता है। अगर वो स्पेशल केस का बात करते हैं अगर बायो के हिसाब से, आप सभी पढ़े होंगे कि लिक्विड के केस में, वाटर के केस में, और वहां पे साथ साथ सेमी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी यूज हो, तब हम लोग उसको ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इफ्यूजन के बारे में दिया हुआ है, व्हेन मैटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू, प्रेशर का बात आ रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि गैस आपके घर में होगा, वहां से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बढ़ता होगा, सिलेंडर से गैस निकलता होगा, उसी पॉइंट को बोला गया है। या तो फिर आप बोल सकते हैं कि बैलून है, बैलून में हवा भरा हुआ है, छोटा सा एक उसमें होल अगर हो जाए तो हायर टू लोअर जो आ रहा है प्रेशर होगा, वहां प्रेशर का बात हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हायर प्रेशर है, तब उस बैलून को हम लोग प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बाहर अगर आप हाथ इधर उधर कर पा रहे, इसका मतलब बाहर लोअर प्रेशर है एयर का। जब किसी मैटर का फ्लो होगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ थ्रू ए मिनट पोर, देखिए लिखा भी है, मिनट पोर का मतलब हो गया एक छोटा सा छिद्र, होल, देन दिस डिफ्यूजन इज कॉल्ड इफ्यूजन। ऐसे प्रकार के डिफ्यूजन को इफ्यूजन बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है। इवापोरेशन के बारे में भी आ सकता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का बदल जाना किसमें, गैसियस या फिर वेपर में, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है तब तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको पता है, वेपोराइजेशन। ये सब चीज आप लोग को सबको पता होगा, लेकिन रिकैप करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ये बेनिफिट हो सके। और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके।
सब्लिमेशन के बारे में दिया है। एक सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे स्टेट बदलता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा स्टेट बदलता है वो आपको याद रखना है। सब्लिमेशन का डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली, देखिए लिखा है सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसेस, यानी कि बीच में जो स्टेज एक आने वाला था लिक्विड वो नहीं आएगा। तो लिखा है ऑन हीटिंग, हीट करेंगे, आपको पता है हीट तो आपको करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर आपको घटाना पड़ता है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा के और साथ साथ अगर प्रेशर भी बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाना मतलब आप उसको प्रेस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को पार्टिकल को नजदीक ला रहे हैं। तो फिर आपको जब सॉलिड से लिक्विड में जाना है, लिक्विड से गैस में, पार्टिकल दूर होना चाहिए ना कि नजदीक। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है ऑन हीटिंग विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में, मतलब कि लिक्विड स्टेट नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट सॉलिड से क्या होना चाहिए, सॉलिड से डायरेक्ट हो जाना चाहिए गैस। यहाँ पे लिक्विड स्टेट का बात आया ही नहीं आया, जैसे अमोनियम क्लोराइड में होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी, एग्जाम्पल कैंपर में होता है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि उसको उल्टा जब होता है तो उसको डिपोजिशन भी हम लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी ऐसा कुछ बताता है। 7th नंबर देखेंगे, यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हुए हैं, इंटर पार्टिकल और इंटर पार्टिकुलर और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। नाम में ही छुपा हुआ इंटर का मतलब ही होता है दो चीजों के बीच में। किस दो चीजों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। किस दो चीजों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल पार्टिकल और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस जो होगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे इंटर पार्टिकुलर, और या फिर इंटर मॉलिक्यूलर, या फिर उसको वॉइड्स भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि ये वॉइड्स भी आ जाए, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप इसको याद रखें क्योंकि 11th-12th में बहुत आपको ये काम आने वाला है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज वॉइड्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन हमारे रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे पढ़ा था, उन्होंने पहली बार इस ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व किया था, या ब्राउनियन मूवमेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। बीएम का मतलब है ब्राउनियन मोशन है कि कंटिन्यूअस जिगजैग, मतलब कि मोशन में पार्टिकल्स का आना, जिगजैग इधर उधर इधर उधर, जैसे कोई पार्टिकल यहां से यहां, बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर होते रहे। पॉलन ग्रेन्स को पहली बार वो देखे थे पॉन्ड्स में इधर उधर होते हुए, तो वहीं से उन्होंने नाम रख दिया ब्राउनियन मोशन, क्योंकि उनके नाम पे पड़ गया। इंटर पार्टिकुलर फोर्स या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इसका मतलब होता है दो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल। वो फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि बीच में एक बॉन्ड बना हुआ, बॉन्ड उस दोनों को खींच के रखा हुआ है। अगर वहां पे बॉन्ड नहीं रहे तो दोनों दूर दूर हो जाएगा, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ चीज का बॉन्ड है, और वो बॉन्ड कुछ भी हो सकता, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं जहां पे शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, कोवेलेंट सॉरी आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं जहां पे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर बात करते हैं, प्लस और माइनस जहां पे आता है, तो एक इसको देता है तो प्लस होता है, ये लेता है इसलिए माइनस होता है। बट जब आप बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का, वहां पे शेयरिंग होगा, सेम मॉलिक्यूल सेम पार्टिकल के बीच में होगा, सेम एटम के बीच में होगा, लेकिन इस चीज का भी ध्यान में आपको रखना है कि वो नॉन मेटल होगा। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में होता है तो Cl2 बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है H2। वो सब खैर आपको आगे भी मिलेगा 10th क्लास में, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। तो लिखा हुआ था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू ए फोर्स विच इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्स के द्वारा, अच्छा इसी फोर्स को ओवरकम जब कर जाता है कोई दूसरा चीज, जैसे कि हम हीट दे रहे हैं, अगर हीट का फोर्स, हीट का जो हीट जो होगा वो अगर ओवरकम कर गया इस फोर्स को, तब वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तब वो चीज जो होगा वो अपने स्टेट को क्या करेगा, बदल सकता है। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड होता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन क्लास 10 में दिया है, बट ये आ सकता है। सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो हैज अ रेगुलर एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट, मतलब कि एक अरेंजमेंट जो होगा वो फिक्स होगा, सही रूप से होगा। लेकिन एमोर्फस का जब बात करते हैं, सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट पोजेस द रेगुलर, देखिए ये बात का आपको ध्यान में रखना, वहां पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन वहां पे इसको ध्यान में रखना, यहाँ इरेगुलर अरेंजमेंट है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वहां पे रेगुलर अरेंजमेंट होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। थर्मल और क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं, इसलिए क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट। क्यूबिकल वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज किया गया, क्यूबिकल का मतलब लैटिस से रिलेटेड है, और लैटिस का मतलब होता है थोड़ा ठोस पदार्थ, सॉलिड के बारे में बोला जा रहा है।
जब हम किसी सॉलिड पार्टिकल्स को जब हीट करते हैं उसके में बदलाव आता है, उसके बॉडी में बोलेंगे, उसके बॉडी के शेप में बोलेंगे, या फिर उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आएगा वॉल्यूम में, उसी को थर्मल या क्यूबिकल एक्सपेंशन बोला गया है। ऐसा होता क्यों है, तो लिखा है कि ऑन हीटिंग, जब आप हीट करते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। सबको पता है कि हीटिंग के दौरान काइनेटिक एनर्जी बदलता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। फिर लिखा है वाइब्रेशन एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब एक ही जगह पे पार्टिकल्स वाइब्रेट खूब करेगा, इधर उधर, कभी इधर उधर। क्यों? क्योंकि उसको हीट दिया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है। और कभी भी किसी पार्टिकल को अगर टेम्परेचर दिया जाएगा तो टेम्परेचर देने के बाद वो क्या होगा, उस पर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। वो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv², जहां पे वेलोसिटी आ जाता है, वेलोसिटी का बात आता है। एंड हेंस सम सॉलिड सब्सटेंसेस इंक्रीजेस देयर वॉल्यूम। और इसी के वजह से जब पार्टिकल्स थोड़ा आगे पीछे इधर उधर दाएं बाएं जाएगा, उसके वजह से जितना वॉल्यूम पहले था उससे थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होगा, उसमें बढ़ जाएगा। उसी को थर्मल या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन बोला गया है। तो लिखा है दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर की तरफ। लिखा हुआ रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी के बारे में बहुत आसान चीज है, आपको भी पता है। रिजिडिटी का मतलब होता है थोड़ा हार्ड, थोड़ा कठोर। लिखा द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड टू चेंज इट्स शेप व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ए सॉलिड मटेरियल द शेप डज नॉट चेंज। अब किसी सॉलिड के बारे में बोला जा रहा है, उसके पास वो एबिलिटी है अपने शेप को रीगेन, मेंटेन करके रखना। रीगेन का बात आएगा तो इलास्टिसिटी हो जाएगा, सॉरी, मेंटेन करके रखना, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, जब बाहर से कोई फोर्स लगाया जा रहा है एक्स्ट्रा उस सॉलिड के पार्टिकल्स पे, वो अपने शेप को कभी नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है शेप डज नॉट चेंज। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो शेप नहीं बदलेगा। अगर शेप बदलता है तो वैसे पार्टिकल्स को, वैसे सब्सटेंस को हम इलास्टिसिटी बोलेंगे, जो कि नीचे दिया गया है। लिखा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, बाहर के फोर्स के वजह से, अपने आप नहीं, बाहर का फोर्स लगेगा। सम सॉलिड चेंजेस देयर शेप, कुछ प्रकार के सॉलिड जो होते हैं अपने शेप को बदलते हैं, जैसे रबर बैंड हो गया, या फिर जो हम लोग सोफा सेट पे बैठते हैं, वो सोफा पे बैठने के बाद वो गद्दीदार होता है तो अपने शेप को बदलता है, क्योंकि उसके बीच में कुछ पोर्स होते हैं। उस पोर्स में पहले से एयर कैविटी, माने एयर पाए जाते हैं। जैसे ही उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो एयर पास आउट हो जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग स्पॉन्ज का, उसमें भी वैसा ही कुछ होता है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो उसके अंदर का जो एयर होगा, वाटर होगा, जो भी चीज होगा बाहर आ जाएगा, तो अपने शेप को बदल सकता है। इसी चीज को, इसी फेनोमेनन को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड रीगेन, और फिर से अपने शेप में आ जाएंगे थोड़ी देर छोड़। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, तो फिर से अपने शेप में आ जाएंगे। तो लिखता है द सेम आफ्टर द रिमूवल ऑफ और द अप्लाइड। देखिए लिखा भी है कि जस्ट लाइक ए रबर बैंड, जैसा कि रबर बैंड में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं, कंप्रेस होना मतलब दब जाना, जो कि वॉल्यूम में बदलाव आएगा। लिखा इट इज मेजर ऑफ द हाउ मच ए गिवन वॉल्यूम चेंजेस इंस्टेंटेनियसली व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रेशर। जब प्रेशर से हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर भी प्रेशर ही लग रहा है, फोर्स का मतलब वहां प्रेशर हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो जब फोर्स का बात आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है फोर्स और प्रेशर। वही चीज यहाँ पे आप यहाँ फोर्स भी लिख सकते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो लिखा है कि इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच ए गिवन वॉल्यूम चेंजेस। बदलाव हो, गिवन वॉल्यूम में बदलाव हो, उसको कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जो रीगेन नहीं कर पाएगा। इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी में यही डिफरेंस है। इलास्टिसिटी फिर से रीगेन करता है, बट कंप्रेसिबिलिटी में कितना वो दब सकता है उसके बारे में बोला जा रहा है। ये याद रखिएगा, दोनों में फोर्स, सॉरी, वॉल्यूम के कम होने के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि आप जब फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, हाँ, जब पुल करेंगे तब बढ़ सकता है। ठीक है, फिर लिखता है यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में। आपको पता है कि ये चैप्टर है तो उसमें सॉलिड, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट ये सब पढ़ना ही है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल चीज से रिलेटेड बात किया गया, सेकंड चैप्टर में केमिकल से रिलेटेड बात किया गया। तो लिखा हुआ है कि सॉलिड कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर, एक प्रकार का स्टेट ऑफ मैटर है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन होता है। इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज, जहां में पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होंगे, ऑक्युपाइंग फिक्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आपस में एक पोजीशन फिक्स कर लेंगे, जो कि अब हीट देने के बाद, फोर्स देने के बाद बदल सकता है। लेकिन सॉलिड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यही लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आता है तो। लिक्विड के बारे में अगर बात करते हैं, इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी बोला गया है। इंटरमीडिएट स्टेट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है।
किसका किसका, थोड़ा बहुत सॉलिड का, थोड़ा बहुत गैस का। तो लिखा हो सबस्टांसेस विच शो फ्लूइडिटी, ऐसा सबस्टांस जो, देखिए फ्लूइडिटी तो आपका गैस में भी होता है, तो आप इस प्रॉपर्टी को यहां लिखिएगा, which can flow but are almost incompressible, ये इनकम्प्रेसिबल होता, दब नहीं सकता है। जैसा कि गैस अगर आप भर देते हैं तो गैस दब सकता है बैलून के अंदर, लेकिन पानी वहां पे थोड़ा सा इनकम्प्रेसिबल हो जाता है। तो फ्लूइडिटी है लेकिन इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन गैस में फ्लूइडिटी है साथ साथ कंप्रेसिबल भी होगा, इसको ध्यान में रखना है। एंड अब डिफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है लगभग फिक्स होता है, मतलब लगभग सॉलिड के बराबर, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गैस के वॉल्यूम को इधर उधर किया जा सकता है। आगे देखिए, फ्लूइडिटी के बारे में दिया, द एबिलिटी ऑफ सबस्टांस टू फ्लो इजीली, नाम में ही छुपा हुआ है कि फ्लूइड प्लस एबिलिटी, फ्लूइड प्लस एबिलिटी, सबस्टांस को वो एबिलिटी हो क्या करने का, फ्लूइड होने का, मतलब फ्लो होने का। अब फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो, इसको भी आप लिख लीजिए, फ्लूइड प्लस एबिलिटी, तो फ्लूइड का मतलब होता है टू फ्लो, यानी कि फ्लो होने का एबिलिटी को बोलेंगे फ्लूइडिटी। गैसियस स्टेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर हैविंग लूजली अरेंज, ये आपको पता है सॉलिड में बहुत टाइटली अरेंज होता है, जिसको लैटिस भी बोलते हैं। पार्टिकल्स हाईएस्ट वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी का मतलब होता है उड़नशील होना, तुरंत गायब हो जाना, ठीक है। एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़े हुए हैं कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, क्योंकि आपको पता है F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे आपको पता है कि F जो है R पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल से है, जितना दूर आप ले जाइएगा पार्टिकल्स को उतना ही आपका क्या होगा, फोर्स घटेगा, नजदीक लाइएगा फोर्स आपका बढ़ेगा। तो ये सब डिपेंड करता है रेडियस पे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे लिखा प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट है, जैसा कि बीई एक पांचवा स्टेट है। तो फोर्थ स्टेट में बोलता है कि जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, जैसे कि सन, स्टार्स, क्या लिखा हुआ इनसाइड द सन और स्टार्स, द एटम्स ऑफ स्टार्स ब्रेक अप, टूट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी आते ही पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, वॉल्यूम में वृद्धि आता है, वॉल्यूम बदलता है, शेप बदलता है, तो हो सकता है कि वो एटम ब्रेक कर जाए। फिर लिखा है सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ब्रोकन एटम, अब जब एटम टूटेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है, गो अवे लीविंग बिहाइंड सम चार्जेस ऑन एटम, कुछ प्रकार के चार्ज को वहीं छोड़ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से निकल आता है, ऑन एटम्स टू फॉर्म आयन, और तब आयन बन जाता है। और आपको पता है कि ऐसा कोई चीज जहां से इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा हो, माने कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा हो, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉडी प्लस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर लिखा है दिस मिक्सचर्स ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्टार्स आर नोन एज प्लाज्मा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि फिफ्थ स्टेट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टाइन को कौन नहीं पहचानता, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दोनों ने मिलकर इसका खोज किया था। लिखा ऐसे तो सिक्स्थ स्टेट भी अब आने वाला है, आ भी चुका है, वो हमारे बुक में कहीं अवेलेबल नहीं है, पेपर वगैरह आप लोग पढ़ते हैं उसमें लिखता है, इन दिस स्टेट द होल मैटर बिहेव्स एज ए सिंगल कंपोनेंट, जो पूरा का पूरा एक जो मैटर होता है वो सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, और एटम बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स बिकम सो लो, क्योंकि वहां पे इतना कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा ही। अब लिखा हुआ है कि देयर इज हार्डली एनी वाइब्रेशन शोन बाय द एटम सो कॉल्ड गैसियस सुपरफ्लूइड, इसको हम लोग गैसियस सुपरफ्लूइड भी हम लोग बोलते हैं, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। 22 नंबर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या है ये पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज टेम्परेचर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, इसका ऐसा ही यूनिट केल्विन होता है। ऐसे तो यूनिट बहुत सारा है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन आपको केल्विन लिखना आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। थर्मोमीटर के बारे में अगर बात करते हैं, ऐसा डिवाइस बाय विच द टेम्परेचर कैन बी मेजर, जहां पे टेम्परेचर बताया जा सकता है, टेम्परेचर लो है कि हाई है क्या है।
24 नंबर में लिखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब कि स्टेट का बदलना, द चेंज इन फिजिकल स्टेट बाय अल्टरिंग द फिजिकल फैक्टर सच एज टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव लाके या फिर प्रेशर में बदलाव लाके जो इंटर कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन का मतलब ये हो गया जहां पे सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड गैस में बदल जाए, और गैस फिर लिक्विड में बदल जाए, और फिर लिक्विड फिर आपका सॉलिड में बदले, या सॉलिड से गैस हो या गैस से सॉलिड हो, सभी चीज को हम लोग इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि फिजिकल फैक्टर्स के साथ आपको चलना है। अल्टरिंग करना है अगर तो फिजिकल फैक्टर का करना है। किसका? टेम्परेचर का कर सकते हैं, प्रेशर का। आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में होने के टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर को घटाएंगे। मेल्टिंग के बारे में दिया है कि द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में बदलना इन फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर में मेल्टिंग होता है। जैसे आइस जो है वो 0 डिग्री पे होता है मेल्ट। ऑन हीटिंग सॉलिड सब्सटेंसेज, ऐसे हालांकि हम आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी मेल्टिंग का बात आएगा तो सॉलिड सब्सटेंस का बात आएगा। द क्लोज पैकिंग इज चेंज, क्लोज पैकिंग क्यों लिखा है? क्योंकि लैटिस फॉर्म हुआ है सॉलिड के बीच में, और उसको हम लोग क्लोज पैकिंग का अंडर में लाते हैं। इनटू लूज पैकिंग, क्लोज से क्या हो जाएगा? लूज, मतलब कि टाइट पैक से लूज पैक हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं, इसको भी आप याद कर लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट जिसपे, वो टेम्परेचर का पॉइंट जिसपे कोई भी सबस्टेंस मेल्ट करता है। सिंपल तो है, टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सबस्टेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको रहना पड़ेगा। 1 एटीएम जो दिया हुआ है, 1 एटीएम को 760 टॉर भी हम लोग बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। या फिर पास्कल में अगर आप बात करेंगे तो 10 का पावर 5 पास्कल भी बोलते हैं। बहुत सारा इसका यूनिट है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं। बॉइलिंग का बात करते हैं तो चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर में बदलना, वो है बॉइलिंग, बॉयल होना। जैसे वाटर बॉयल होता है, जो हम लोग सुनते आए हैं, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जो हम लोग देखते आए हैं। रैपिडली ऑन हीटिंग, हीटिंग से ही होगा ये सब चीज। जब तक हीट नहीं मिलेगा तब तक वो 0 डिग्री पे, आप बोलेंगे सर 0 डिग्री पे तो हीट नहीं देना पड़ता, तो एटमॉस्फेयर से बिना हीट एब्जॉर्ब किए वो आइस आगे पिघल नहीं सकता है, ठीक है। एट ए फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग, इसी चीज को हम लोग बॉइलिंग भी बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर, जो वेपर का जो प्रेशर होगा वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं जब वेपोराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के बाद ही होता है। बिना बॉइलिंग पॉइंट के रीच किए अगर जो भी चीज, जो भी पार्टिकल्स जो उड़ता है या फिर चेंज होता है वाटर से गैस में, वो सब इवापोरेशन के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर बट वेपोराइजेशन कैन टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री। अल्कोहल जो इथाइल अल्कोहल एनसीईआरटी में दिया 78 डिग्री। वैसे ही एसीटोन का भी सबका अलग अलग होता है। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपके बुक में तो है नहीं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट लगा इसलिए आपको मैं इसमें बता दे रहा हूं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसको बोलते हैं? लिखा है 273.16 केल्विन, याद रखिएगा। 273.16 केल्विन जो है, या तो फिर उसको 0.01 डिग्री सी आप बदल सकते हैं केल्विन को सेल्सियस में। वो सब के लिए अलग एक वीडियो बनाया गया, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हर बार आता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, अलग अलग। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ 30 मिनट्स का। आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको आगे ये बहुत बेनिफिट देगा। फिर लिखा है प्रेशर होना चाहिए 611.73 पास्कल। अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि 10 का पावर 5 पास्कल होता है 1 एटीएम में। आप समझ सकते हैं 10 का पावर 5 जो है 1 लाख के बराबर, 1 लाख के आसपास थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि 1.01 भी सामने लगा रहता है, ठीक है। हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पास्कल देखिए 611 हो चुका है, तो पास्कल आप समझ सकते हैं कि घटाया गया है कि बढ़ाया गया है। ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का तीनों स्टेट, वाटर का कौन सा स्टेट सॉलिड, वाटर का कौन सा स्टेट लिक्विड, वाटर का कौन सा स्टेट गैस, ये तीनों स्टेट एक ही टेम्परेचर पे पाया जाता है, जिसको बोलते हैं 273.16 केल्विन, जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए सब आपको फायदा करेगा। जनरल नॉलेज इसको समझ के आप इसको याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। चलिए, ये तो एनसीईआरटी में है। लैटेंट हीट बहुत ही खूबसूरत एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट, व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसे लैटेंट हीट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत भूल जाते हैं, लैटेंट हीट को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। लैटेंट का मतलब क्या है? छुपा हुआ, हिडन। तो हिडन हीट को ही तो बोलेंगे। जैसे कोई
पार्टिकल्स या सबस्टांस को हिट करते हैं, हिट करते 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 जब तक वो अपने एक पॉइंट को रीच नहीं करता है तब तक वो सबस्टांस आगे अपना स्टेट बदलेगा नहीं। ताकि हालांकि उतना देर जो हीट जो गया वो हीट गया कहाँ, क्या टेम्परेचर बदला सराउंडिंग का, नहीं बदलेगा। तो आखिर वो हीट कहाँ गया, तो वो हीट गया उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो हीट गया उसके बॉन्ड उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। आपको पता है जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं तब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं लैटेंट हीट के बारे में। लिखता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो अमाउंट माने वो हीट का अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है 1 kg ऑफ मैटर को बदलने के लिए इनटू अनदर स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। वो 1 kg एक सिंपल हम लिए हैं, अगर लैटेंट हीट आपको डिस्क्राइब करना है तो 1 kg से बताए हैं। जैसे आपको कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ना रहता है, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, तो वहां भी 1 kg लिया जाता है, या फिर आप 1 न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे मास को लिया जाता है 1 kg। तो अलग अलग केस होता है, तो 1 kg हम लोग लेके चलते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बदले हुए, इसको ध्यान में रखना है। या तो फिर लिखा है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। देखिए लिखा है मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऑफ मैटर एज अ हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, ओवरकम का मतलब होता है उससे आगे बढ़ने के लिए, एंड हेंस द चेंज इन स्टेट ऑकर्स, तब जाके स्टेट बदलता है। हीट सप्लाई ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग रिमेन हिडन, छुपा हुआ रहता है क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको लैटेंट या फिर साइलेंट हीट भी बोला जाता है, इसको रट लीजिएगा। एक्चुअली आता है ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए इस चैप्टर में जो भी चीज हमने बताया है इस वीडियो में, आप इसको ध्यान से रखेंगे। अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा और लगेगा, पूरा आप समझ लेंगे 1 घंटा में। इसमें जो भी डिफिनेशन होगा इसके अलावा आ ही नहीं सकता है, कहीं से आएगा तो इसी से आएगा। थोड़ा बहुत आपका जो आप समझ सकते हैं कि इधर उधर से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका 4th चैप्टर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी या फिर वो सब अलग अलग चीज, तो वो हमने नहीं बताया, हम सिर्फ डिफिनीशन के बारे में बताए हैं। जो डिफिनीशन है तो डिफिनीशन बेस्ड आपका क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा, उसके अलावा आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक प्रकार से आपका ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुका है। इस वीडियो का पूरा देखिए। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बदले हुए, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को लैटेंट फ्यूजन हम जस्ट कुछ देर पहले पढ़े हैं, मेल्ट करने के प्रोसेस को ही फ्यूजन बोलते हैं। वेपोराइजेशन सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस वेपर में बदलने वाला चीज होगा। और क्या होगा, लैटेंट हीट, छुपा हुआ हीट। वही लिखा है अमाउंट एनसीईआरटी का, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, या 1 लीटर भी आप लिख सकते हैं, इनटू गैसेस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, जिसको 760 टॉर भी आप बोल सकते हैं, 10 का पावर 5 पास्कल भी बोलते हैं, विदाउट चेंजिंग इट टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बदले, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे अगर वाटर का बात करो तो 100 डिग्री से आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, इसी को लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। कंडेंसेशन के बारे में आपको पता है, ये बहुत आसान है। कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये सब डिफिनीशन बेस्ड है, फटफट इसको पढ़ लेंगे। द प्रोसेस इन विच गैसेस स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, माने गैस बदल रहा है किसमें भाई, लिक्विड में, इसी को बोलेंगे कंडेंसेशन या फिर लिक्विफेक्शन। लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लो करना पड़ेगा, प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। गैस से आप लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, गैस का पार्टिकल दूर दूर होता है और लिक्विड का पार्टिकल नजदीक होता है। आप जितना पार्टिकल जितना प्रेस करेंगे, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, वो अपना स्टेट लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि फ्रिज में जो लिक्विड पानी जो आप रखते हैं वो सॉलिड में बदल जाता है आइस में, यानी कि वहां पे क्या होता होगा, टेम्परेचर तो लो होता है आपको पता है, लेकिन वहां प्रेशर क्या होता होगा, हाई, तभी तो पार्टिकल नजदीक आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट। फ्रीजिंग के बारे में दिया है, ये आपको पता है, बहुत आसान है। इसका डिफिनीशन लिखना, इट मींस द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, लिक्विड का सॉलिड में बदलना। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज लोअर्ड कंटिन्यूअसली देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। अगर टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है कि अगर और लोअर किया जाए और उसका प्रेशर बढ़ाया जाए तो लिक्विड जो है वो सॉलिड, वही जो अभी बर्फ बनने वाला जो कहानी हम बोल रहे थे वही चीज है, कुछ अलग नहीं। अगला लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी अगला लिखा हुआ है, 1 मिनट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको ही पढ़ लेते हैं, ये भी आसान है। लिखता है इसमें कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, मतलब कि ठीक है चलो मानते हैं कि वाटर जो है सॉलिड में बदल रहा है, उस आइस में बदल रहा है, उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। पॉइंट जब बात आता है तो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विड किसमें बदल जाए, सॉलिड में। तो आपको पता है कि ये वाटर के केस में 0 डिग्री होता है, आइस का पिघलना भी 0 डिग्री और वाटर का आइस में बनना भी 0 डिग्री।
इसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। सब्लिमेशन के बारे में जस्ट ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस ऑन हीटिंग वाइस वर्सा ऑन कूलिंग विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये गलती से मैंने दोबारा लिख दिया है, खैर आपका रिवीजन हो गया, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ, इसको ध्यान से देखेंगे, सबलाइन। अब ये सब क्वेश्चन आता है, बच्चे बोलते हैं सर ये सब पढ़ाया नहीं जाता क्लास में, क्योंकि ये सब चीज बता दिया था, अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सबलाइन किसको बोलते हैं, सब्लिमेट की सब्लिमेशन प्रक्रिया से जो गुजरेगा उसको सबलाइन बोलेंगे, और जो नया सबस्टांस बनेगा उसको सब्लिमेट बोलेंगे। लिखा भी है द सॉलिड्स व्हिच कैन शो द सब्लिमेशन आर कॉल्ड सबलाइन। जैसे मान लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड है, वो सबलाइम होगा क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है कि नहीं। अब वो अमोनियम क्लोराइड गैसियस में बदल गया, NH4Cl में गैसियस स्टेट में आ गया, वो सब्लिमेट हुआ। लिखा भी सॉलिड ऑब्टेन ड्यू टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के दौरान जो सॉलिड जो बनेगा, उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, सॉलिड जो बनेगा, क्योंकि गैस से भी सॉलिड का होना भी क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। तो गैस से जो उल्टा जो आएगा उसको सब्लिमेट बोलेंगे। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दिया गया, कॉनिकल फ्लास्क लिया गया, अमोनियम क्लोराइड को हीट किया गया है, ऊपर जाने के बाद अमोनियम क्लोराइड दूर होने की वजह से टेम्परेचर से फिर से वो बदल जाता है कि नहीं, बीच में गैस होता है फिर ऊपर जाकर सॉलिड हो जाता है, वहीं गैस से सॉलिड का होना सब्लिमेट बोलेंगे। प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन, लेकिन जो बदल रहा है उस सॉलिड को सब्लिमेट बोलेंगे। इवेपोरेशन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन बता चुके हैं कि इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर बट वेपोराइजेशन कैन टेक प्लेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ओनली। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिक्विड का वेपर में बदलना या गैस का बदलना, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत आसान है। देखिए कूलिंग इफेक्ट का मतलब हो, जब आप हाथ में थिनर रखते हैं, जो नेल पेंट रिमूवर जिसको बोलते हैं, ठीक है, एसीटोन भी बोला जाता है, जब उसको आप रखेंगे, प्रोपेनॉन भी उसको बोलते हैं, क्लास 10 में आपको बताइएगा, जब उसको आप रखेंगे कुछ देर बाद आपको ठंडा फील होता है, वो क्या करता है, वो उड़ता है, और जब वो उड़ेगा तो आपके हाथ के हीट एनर्जी को लेके उड़ता है, क्योंकि हीट एनर्जी मिलेगा उसको, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी आएगा तब उड़ेगा, और जब उड़ेगा तो वो हीट को साथ में लेके यूटिलाइज करके उड़ता। तो जब हीट का लॉस होगा तो वहां पर ठंडा ही ना बढ़ेगा, वहां पर कूल होगा, कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। तो लिखा है मेनली ड्यूरिंग इवापोरेशन, मेनली इवापोरेशन का, जब इवापोरेशन होगा लार्ज सरफेस एरिया पे होता है, आप देखे होंगे आपके बॉडी से भी, जब खेल के आता है फैन चलाते हैं, फैन चलाना ऐसे मना होता है क्योंकि हम लोग बोलते हैं सरद गर्म लग जाता है, ठंडा लग जाता है, क्यों, क्योंकि बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होता है, तो हीट को लेके उड़ता है, जब वो हीट को लेके उड़ेगा तो एक बैक आपके बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आएगा, जिससे आपको ठंडा लग सकता है कि नहीं। लिखा है एनर्जी इज रिक्वायर्ड by the water molecule which is taken from the remaining water or any liquid as latent heat of vaporization, so the temperature of the remaining water get lower। देखिए लिखा भी है latent heat of vaporization के लिए वो छुप जाता है, वो हीट यूज हो गया, और जब हीट घटेगा उसको कूलिंग ही ना बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हीट का संख्या आपके पास कुछ है, वहां से जब हीट को हम हटा रहे हैं, तो हीट जब सब हट जाएगा तो कूलिंग की तरफ आएगा, जब हीट ऐड करेंगे तब ना हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट कम करना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मैंने हीटिंग को हटाना पड़ेगा। वोलाटिलिटी के बारे में क्या दिया हुआ कि टेंडेंसी टू वेपोराइज इन केस ऑफ लिक्विड, मेनली लिक्विड के केस में होगा, वेपोराइज होना उसी को वोलाटिलिटी बोलता है। ऐसे वोलाटिलिटी का मतलब उड़नशील होता है, ठीक है। वोलेटाइल सबस्टेंस वो सबस्टेंस जो फास्ट तुरंत फट से क्या हो जाए, लिक्विड, जो लिक्विड के केस में मेनली होगा, फट से बदल जाए, जैसे सबस्टेंस इवेपोरेटिंग फास्ट ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है फट से बदल जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लेट से बदलेगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा तब बदलेगा, है कि नहीं। अब देखिए वेपोराइजेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको बता दिया गया है कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। डिपोजिशन जस्ट उल्टा है, कुछ देर पहले बोले हैं, गैस से सॉलिड का होना, देखिए लिखा भी होगा कि ट्रांजिशन ऑफ सबस्टेंस डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, ठीक है। स्टेट ऑन कूलिंग भी लिखा हुआ है, विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट। सॉलिडिफिकेशन सेम एज फ्रीजिंग, जैसा फ्रीजिंग को ही सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, मैंने फ्रीज हो जाना, लिक्विड से क्या बन जाना, सॉलिड बन जाना, उसी को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। चलिए चैप्टर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 34 मिनट्स हो चुका है, अब 25 मिनट्स का और वीडियो इसको बनाया जाएगा। 46 नंबर लिखा है प्योर सब्सटेंस के बारे में, चैप्टर का नाम आपको पता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट होता है। लिखा है इफ ए सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनता है उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आता है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर एलिमेंट तो समझ में आता है कि मैग्नीशियम है तो सिर्फ मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे आप बोलेंगे एक सब्सटेंस, देखिए सब्सटेंस एक ही है, उसके अंदर का एटम अलग अलग है, लेकिन रेशियो जिंदगी भर जो होगा वो सेम होगा। आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा होगा, डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि प्रॉस साहब के द्वारा बताया गया था।
था, आप जाके उसको एनसीईआरटी के एक बार रिकैप कर सकते हैं। डिफिनेशन वाला चीज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका पूरा चीज रिकवर हो रहा है, डिफिनेशन आपका पूरा रिकवर होगा, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, ये इस वीडियो से आपको इतना लाभ तो जरूर होगा। लेकिन आप एनसीईआरटी को भी रिकैप करते रहेंगे, आप एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, इंडेक्स को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, एग्जाम चल भी रहा है, तो आप पढ़े होंगे पहले। इम्प्योर सबस्टांस को मिक्सचर बोलते हैं सिंपली, ऐसा सबस्टांस जहां पे कॉम्बिनेशन होगा अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स का सबस्टांस का, उसको हम सिंपली मिक्सचर बोल देंगे, सिंगल नहीं होगा, सिंगल टाइप नहीं होगा। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है, एलिमेंट्स आर दोस प्योर केमिकल सबस्टांस व्हिच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बनता है, उसी को एलिमेंट बोलते हैं। रॉबर्ट बॉयल के द्वारा इसका डिफिनेशन दिया गया था, आपको पता है, ठीक है। मेटल्स के बारे में दिया है, कैन एलिमेंट विच इज मैलिएबल, ये एनसीईआरटी में दिया है, 8th क्लास में पढ़े थे। मैलिएबल का मतलब सीट में बदलना, डक्टाइल मतलब वायर में बदलना, जो कि गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। ऐसे जब आप क्लास 10th में आएंगे, जब मेटल और नॉन मेटल एक चैप्टर, वहां केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, ये सब चीज बताया जाएगा कि कौन एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, कौन बेसिक, ठीक है। मैलिएबल का मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा चीज, ऐसा मेटल्स का प्रॉपर्टी है ये, जहां पे मेटल्स को हैमर किया जाता है, पीटा जाता है, उसको बिना तोड़े सीट में बदला जाता है, इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबल बोलते हैं। डक्टाइल सेम चीज होगा, सिर्फ वायर में बदलना, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही गोल्ड के पास सबसे ज्यादा है। अगर 1 ग्राम गोल्ड को पीटा जाए तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लगभग बनता है। स्क्वायर का एरिया के बारे में बोल रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया। अगर वायर के बारे में बोलते हैं गोल्ड के, तो 1 ग्राम गोल्ड को लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास, या फिर वो आपका 2 किलोमीटर के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। अब 52 नंबर देखेंगे, लस्ट्रस के बारे में दिया हुआ है, लेकिन अब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैविंग शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस, ऐसा प्रॉपर्टी मेटल्स का जहां पे शाइनी अपीयरेंस, चमकदार, जैसे आयोडीन में होता है, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल, ऐसा हालांकि ये मेटल का होता है। डायमंड में भी होता है, वो भी नॉन मेटल है। मेटल्स में सब में शाइनी आएगा। आप गोल्ड को देखिए, आप सिल्वर को देखिए, मैंने नॉन मेटल्स के बारे में आपको बता दिया कि उसमें भी होता है, ताकि आप ये नहीं समझे कि सिर्फ मेटालिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन में उसको याद करना है। सोनोरस का मतलब होता है कि जहां पे रिंगिंग साउंड हो, जैसे आपकी स्कूल में बेल बजता होगा तो साउंड रिंग होता है, तो सोनोरस प्रॉपर्टी वो मेटल का, वो आप लकड़ी में नहीं बजा सकते, नॉन मेटल में नहीं कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब, टेंसाइल एक देखिए, टेंसाइल एक फोर्स को डिनोट किया गया है, स्ट्रेस एक फोर्स का नाम होता है, जो तनाव जिसको बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए बहुत बड़े बड़े वेट को अपने साथ इकट्ठा करके रखना, ठीक है, उसको टेंसाइल। जैसे आप दीवार को, अगर आपके अगल बगल दीवार होगा, आप देख रहे होंगे दीवार में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, तभी तो वो है। आप वाटर का इतना बड़ा, कुछ वाटर को लेयर इतना लंबा नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर का जो लेयर होगा वो कुछ देर बाद ब्रेक कर सकता है, क्योंकि उतना ज्यादा आपका उसमें फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नॉन मेटल के बारे में लिखा हुआ है, एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट, जस्ट उल्टा है मेटल्स का, ठीक है। मेटलोइड के बारे में दिया है कि द एलिमेंट्स व्हिच पोजेस सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, जिसको मेटलोइड बोलते हैं। मतलब कि देखिए मेटल्स का आपको बारे में पता है और नॉन मेटल का आपको पता है, तो ऐसा जो कि आपको क्या बोलते हैं उसको, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, इसको ध्यान में रखना है। तो दोनों प्रॉपर्टी हो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बच्चे सोचते नहीं आता है, 1-2 लाइन दिया गया है, तो उसको आप याद कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल में बोरोन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एंटीमोनी है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है, पोलानियम है, ये सब तो पढ़ना, लेकिन 2-4 को याद कर लीजिएगा, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमोनी, बस इतना, आर्सेनिक वगैरह हो जाएगा, उसी को मेटलोइड बोलते हैं। इनर्ट गैस बताने की जरूरत नहीं, नोबल गैस को बोलते हैं जो अनरिएक्टिव होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाता है, ऐसा है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, 3 तो आपको पढ़ना है। आगे जब जाइएगा जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब भी पढ़ना है, 3 अभी पढ़ना है, ठीक है। कंपाउंड देखिए प्योर है, पहली बात तो इसका रट लीजिए, प्योर केमिकल सब्सटेंस जहां पे विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, कम से कम 2 तो होगा, कम से कम 2 होना पड़ेगा। इन्हें फिक्स, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे जुड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड के डिफिनेशन के लिए, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, जो कि बोला गया था प्राउड साहब के द्वारा, है कि नहीं। द कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की वजह से कंपाउंड बनता है, ऐसे ही नहीं कि जोड़ दिए कंपाउंड बन गया। आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड आपको बहुत अच्छा से हम समझा देते हैं, फिर आप डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। आयनिक कंपाउंड का मतलब जहां ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे सोडियम क्लोराइड के बीच में, यहाँ पे सोडियम के पास आपको पता है 2 8 1 है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 2 8 और 7 है, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये इधर से इसको दिया,
तो जब ये दे दिया, क्यों दिया भाई, क्योंकि इसके पास 8 चाहिए, एक पा लिया तो 8 हो गया, इसके पास अब इतना स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी चाहना है, तो ये जब इसको देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज। ये होता है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे NaCl के बीच में जो बॉन्ड बना होगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि चार्ज के बीच में बना था। आयनिक कंपाउंड ऐसे ही कंपाउंड को बोलते हैं जहाँ आयनिक बॉन्ड स्टेबल होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अब अगर बात करते हैं जैसे, अच्छा ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, ये भी आप ध्यान में रखना है। जब नॉन मेटल का बात है, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर आप बोलते हैं नाइट्रोजन, सबके बीच में, चलिए क्लोरीन में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए, एक को चाहिए 8, उसको भी चाहिए 8, कैसे होगा? ये इसको देगा कि ये इसको, फिर तो घट जाएगा, ये इसको अगर दे दिया तो इसके पास 6 हो जाएगा, तो उसके पास 8 हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, दोनों सेम है। अगर तो दोनों क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, तो ये यहाँ से शेयरिंग करेगा और ये इधर से शेयरिंग करेगा, बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे शेयरिंग से होता है, शेयरिंग। यहाँ पे गेन और लॉस हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है और दूसरे को गेन हो रहा है, तो वो मेटल नॉन मेटल के बीच में होगा आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के बीच में होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे मेटालिक बॉन्ड भी होता है जो आगे सीनियर क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए। ए केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लगेगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयन है, चार्ज है। जब भी पता है आपको, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर 10th में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक्स का मतलब भी होता है चार्ज से ले। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप पढ़े ही होंगे, क्योंकि आपके 9th क्लास में भी है, केमिस्ट्री में ही पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वहीं से तो आया आपका चार्ज पार्टिकल, वहीं से तो आया आपका एटम्स भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं? लिखा भी एनसीईआरटी में। फर्स्ट टर्म आयनिक बॉन्ड यूजुअली फाउंड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल। देखिए लिखा है, मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब। कोवेलेंट में जस्ट आप याद कर लेंगे, शेयरिंग से होगा इलेक्ट्रॉन का, नॉन मेटल के बीच में होगा, बस इतना ही, आप इसको रट लेंगे। 61 में दिया हुआ है होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। लिखा है मिक्सचर इन विच सबस्टेंसेस आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद वन अनदर in which a way that there is no visible boundary of separation। जहां पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखेगा, इसको ध्यान में रखना है। A mixture in which substances are uniformly mixed with one another in which a way that there is no visible boundary of separation। जैसे कि आप जब नमक पानी मिलाते हैं तो आपको कोई प्रकार का बाउंड्री वहां फिल नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस। लेकिन आप बालू उसमें डाल दिए, साल्ट बोल रहे हैं, सैंड डाल दिए, आपको सेपरेशन दिखेगा कि वहां बाउंड्री तैयार हो रहा है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो ये आप डिफिनेशन रट लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एलॉय एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है, मिक्सचर तो है लेकिन होमोजेनियस है, क्लास 10 में ही पढ़ना है। यूनिक टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर जहां पे मेटल्स को या फिर मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स को मिलाया जाता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाया जाता है, फिर मेटल कुछ थोड़ा बहुत नॉन मेटल, जैसे आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको पता होगा ब्रॉन्ज वगैरह इस सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। फिर लिखा है उसके बाद सॉल्यूशंस के बारे में। ये होमोजेनियस मिक्सचर आपको पता है अप टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, जहां पे कोई प्रकार का नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस वहां पे नहीं होगा, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, सॉरी, 2 से ज्यादा होना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर उसी को बोलते हैं, जो सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉल्यूट जिसको हम लोग घुलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें हम लोग घुलते हैं। जैसे सॉल्ट को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, सॉल्ट को घुलाना है, जिसमें घुलता है उसको वाटर जो हो गया उसको सॉल्वेंट। ऐसे वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट में आता है, उसको याद कर लीजिएगा आप कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट्स, देखिए सॉल्यूशन का है पार्ट, सॉल्यूशन का ही पार्ट सॉल्यूट सॉल्वेंट है, डिसॉल्व इन एनी मीडियम एंड इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपैरिजन टू द अदर। हाँ, इसका अमाउंट भी कम होता है। डिफरेंस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस बताइए। The component which is present in a large amount and act as a medium in which solute is dissolved is known as solvent। यहाँ पे solute dissolve हो जाएगा, उसको क्या हम लोग बोलेंगे? solvent बोलेंगे। अब उसके बाद लिखता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में कि those solution in which no more solute can be dissolved at the given temperature and certain maximum content amount of solute dissolved in a given quantity of solvent। मैंने solvent में जब solute ऐड ना हो सके, no more solute can be added और dissolve, ये एनसीईआरटी का लाइन, उसी को सैचुरेटेड बोलेंगे। लेकिन ऐड किया जा सकता है कब? जब आप हीट करेंगे तब, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड बताने की जरूरत है। अनसैचुरेटेड को समझिए कि सॉल्यूशन इन विच द सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन नॉर्मल टेम्परेचर पे ही और घुल सके, यानी कि पहले से आप कम घुले हुए हैं, पहले से आप चीनी कम डाले हैं और डालेंगे और घुल रहा है, तो यानी कि डालने के बाद अगर घुल रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है। अच्छा, वो जो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका, आगे नहीं डिसॉल्व होगा, उस पॉइंट को हम लोग सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया, इसको भी आप रट लेंगे।
क्योंकि इसमें शायद नहीं लिखे हैं हम। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, जहां पे वाटर सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा उसी को बोलेंगे। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? When a liquid other than water is used as a solvent, वाटर के अलावा नॉन एक्वस होता है। ऐसे एक्वस सिर्फ वाटर के लिए बोला गया है। जैसे आप केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है, आपको पता है आयोडीन को अल्कोहल में मिलाया जाता है, वहां पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। नहीं तो सॉल्यूशन इस टर्म में नॉन एक्वस। सॉल्युबिलिटी, हाँ तो पॉइंट तो लिखा हुआ है, चलिए बहुत अच्छा बात। देखिए टाइम लगा इसको लिखने में, लेकिन मैंने सभी पॉइंट्स को लिख दिया, सभी डिफिनेशंस को। The maximum amount of solute in grams required to prepare a saturated solution in a fixed amount of solvent at a given temperature is called solubility। उसी पॉइंट को solubility बोलते हैं, क्योंकि उसके आगे आप भूलेगा नहीं, है कि नहीं? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भूलेगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है the mass of solute in grams in ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 100 ग्राम हो चुका है, उसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, आप 5 ग्राम सॉल्यूट डाले हैं, अगर आप चीनी का बात किए या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, नमक का बात कीजिए, वो 5 ग्राम जो होगा वो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेगा, मतलब कि सॉल्यूट सबका कंसंट्रेशन का पता चलेगा। ऐसे कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूशन है या फिर डाइल्यूट या कंसंट्रेट, ये आपका एक कॉम्परेटिव टर्म है, एनसीईआरटी खुद लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़िएगा अच्छा से एनसीईआरटी को। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जहां पे हाइयर होगा क्वांटिटी सॉल्यूट का और लोअर हो, कंपेयर करके समझना है, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी दिया है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में समझिए, डाइल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जहां पे क्या होगा, कम होगा, बस डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। ट्रू सॉल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर से जब पार्टिकल्स छोटे होंगे उसी को ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, याद रहेगा आपको। यानी कि 1 नैनोमीटर, इसको लिख लीजिए आप बगल में, नहीं तो आप बोलिएगा सर ये कहां से आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी नैनोमीटर में लिखता है। 1 नैनोमीटर से लेस होगा तब पार्टिकल, उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कोलोइड, जिसके पार्टिकल 1 से 100 नैनोमीटर होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सस्पेंशन भी होता है जो 100 से पार होता है, वो भी हेट्रोजीनियस है। उसके डिफरेंस को जरूर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। कौन से सेटल डाउन होता है, कौन नहीं होता, कौन स्टेबल है, कौन नहीं है, कौन टिंडाल इफेक्ट दिखाता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। कोआगुलेशन ऑफ कोलाइड्स का मतलब, जैसे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड आप पढ़ते हैं जो प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, लिखा था कन्वर्जन ऑफ कोलोइड्स इनटू सस्पेंशन, कोलोइड का सस्पेंशन में बदलना, उसी को बोलते हैं कोआगुलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंस। अच्छा, कुछ सब्सटेंस वहां पे रहेंगे जो उसको बदलेंगे, उसी को बोला गया कोआगुलेशन। टिंडाल इफेक्ट के बारे में बताने, जॉन टिंडाल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। लिखा मैंने, बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन, देन इट्स पाथ बिकम विजिबल, और उसका पाथ विजिबल हो जाएगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल। ये टिंडाल इफेक्ट आप घर में भी देख सकते हैं। जब छोटा सा बीम से जब लाइट को पास कराया जाएगा तो आप देखेंगे कभी कभी जिगजैग उसमें मूवमेंट चलता है, बाहर से बीम आपको आसानी से दिख पाता है, किसी होल वगैरह के थ्रू, ठीक है। सॉल के बारे में समझिएगा, ठीक है। कोलोइड इन विच द डिस्पर्स, देखिए सॉल को लोग सॉल्यूशन समझ लेते हैं, गलत हो जाएगा, सॉल कुछ और है, कोलोइड से रिलेटेड। लिखा है कोलोइड्स इन विच द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज आइदर लिक्विड और गैस, चाहे वो लिक्विड भी हो सकता है वो गैस भी हो सकता है, मतलब कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में समझिए। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझते थे, वहीं यहाँ पे समझिए सिंपल, यहाँ पे डिस्पर्स फेज जिसको घुलाया जा रहा है और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें घुलाया जा रहा है, जिसको घुलाया जाता है। जैसे सॉल्यूट को घुलाया जाता है तो सॉल्यूट कैन बी कॉल्ड एज डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट कैन बी कॉल्ड एज डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड या गैस हो सकता है, और डिस्पर्सन फेज सॉलिड होगा, तभी उसको सॉल्व बोलेंगे। सॉलिड सॉल के बारे में समझिए, यहाँ पे दोनों फेज सॉलिड स्टेट में होगा। इसका एग्जांपल जरूर रट लीजिएगा, आपको एक एक करके एग्जांपल हम बताएंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, उसको रट लीजिएगा, क्योंकि आपके आगे भी काम आने वाला है। इमल्सन, जहां पे दोनों फेज क्या होगा जी, लिक्विड, दोनों फेज समझ सकते हैं आप, किसको हम बोल रहे हैं, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, याद रहेगा आपको। जेल्स के बारे में, जहां पे डिस्पर्सन फेज होगा लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम होगा सॉलिड। एरोसोल के बारे में, डिस्पर्सन फेज सॉलिड लिक्विड कोई भी हो सकता है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम एकदम एयर ही होगा। फोम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, सॉलिड फोम हो गया, सस्पेंशन, अच्छा सस्पेंशन पढ़ देते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज दोज हेट्रोजीनियस, देखिए हेट्रोजीनियस तो है ही, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ होमोजीनियस है, कोलोइडल और सस्पेंशन दोनों ही हेट्रोजीनियस, लेकिन कोलोइडल इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखाता है, कुछ सॉल्यूशन का दिखाता है, कुछ सस्पेंशन का दिखाता है। इसमें लिखा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन व्हिच सॉल्यूट पार्टिकल्स हैव द पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -5, यानी कि 100 नैनोमीटर से जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं सेटल डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। ऐसा आप नहीं समझेंगे सर पार्टिकल जब इतने बड़े हैं तो टिंडाल इफेक्ट होना चाहिए,
होना चाहिए, लेकिन क्या पार्टिकल रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, नीचे आके बैठ जाएंगे। फिर लिखा है, इसलिए इसको स्टेबल भी नहीं बोला गया, हेंस इट इज नॉट स्टेबल। फिजिकल स्टेट या प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, सॉरी फिजिकल चेंज है, गलती से स्टेट लिखा गया, इसको आप फिजिकल चेंज कर लीजिए, तो आप भी मिस्टेक पढ़ लें। फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, ये आप बहुत आसान है, लिखा है तो जो दोज टेम्पोररी चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, जहां पे कोई नया प्रकार का सब्सटेंस नहीं बने, एंड द चेंज ऑकर्स ओनली इन फिजिकल स्टेट, वो चेंज सिर्फ फिजिकली स्टेट में बदलाव आएगा प्रॉपर्टी में, जैसे शेप का बदलना है, साइज का बदलना। ये अगर हम आपको बोले कि एक पेज दिया जाता है, उसको काटना है, पेज को काट दिए, वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। पेज को जलाना है, वो आपका केमिकल चेंज हुआ। आपका बॉडी में डाइजेशन होता है, वो आपका केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि दोबारा आप फिर से जो खाए हैं उसको वैसे ही टर्म में नहीं ला सकते, वो फिजिकल मैटर के टर्म में आ जाएगा, दूसरे नया प्रॉपर्टी के साथ आएगा, है कि नहीं। केमिकल चेंज आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, सेम चीज वैसा ही। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इन नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन टर्म दिया गया, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप रस्टिंग के बारे में सुने, वो केमिकल चेंज है। यहाँ पे आयरन को वाटर और ऑक्सीजन, सॉरी मॉइस्चर जिसको बोल सकते हैं, जब रिएक्शन कराया जाता है तो आपको पता है कि वहां पे Fe2O3 और .XH2O लिखेंगे। XH2O क्योंकि X मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये कितना भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 जितना। तो ये जो रस्ट जो तैयार हुआ है, ये एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा। चलिए रिएक्टेंट, अब यहां बोले रिएक्टेंट कौन होगा, रिएक्टेंट होगा इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, अब प्रोडक्ट होगा राइट साइड वाला। जैसे एज फॉर एक नॉर्मल से एग्जांपल हम लेते हैं, H2 प्लस O2, H2O बन गया। अब H2O2, ये H2O2 हो गया आपका रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बैलेंस भी करना पड़ता है, ठीक है। अब H2 इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन इधर कितना है, 1 है, तो इधर 2 लगा दी। देखना अब H2 के सामने 2 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के हरदम बराबर होगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब लिखा हुआ है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वो होता है सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बनता है, जैसे H2 और O2 रिएक्शन किया, वो हुआ रिएक्टेंट, और जो बना वो हुआ प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस बनेगा नया प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। चलिए चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल की तरफ आता है, 10-15 मिनट में जल्दी से पढ़ लेना होगा। एटम्स किसको बोलते हैं, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर व्हिच इज फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट, जो कि छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, फंडामेंटल नेसेसरी होगा, बेनिफिशियल सबसे छोटा। जो एटम्स बोला गया था महर्षि कन्नड के द्वारा कि एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है, हालांकि ये सब चीज आगे आगे गलत हो गया, है कि नहीं। डाल्टन्स वगैरह भी इसको बात किए थे, अपने थ्योरी में डाले थे, इन्हों सब गलत हो गया। तो आप सिंपल एटम्स के बारे में यही लिखेंगे, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स, हर एक प्रकार का मैटर, व्हिच इज फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही जो अभी जस्ट पढ़े, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा बराबर होगा। लेवोजर साहब के द्वारा दिया गया था, लेवोजर साहब को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, द मास रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, वही है आपका। ऐसा आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वैसा ही कुछ कहानी यहाँ भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे रिलीज होगा एनर्जी का, हीट का, उसी को बोलेंगे। लिखा है एनर्जी इज रिलीज, और जैसे आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जब आप चूना में पानी मिलाते हैं, CaO, चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, तो CaOH होल ट्वाइस बनता है कि नहीं बनता है, सिलेक्ट लाइम। इसको आप 10th में ही पढ़ेंगे, और साथ साथ हीट निकलता है, तो हीट जब निकलेगा उसको बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक। हीट यूज होगा तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक, 22 वर्ष, इसीलिए हमने लिख दिया। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्योर केमिकल कंपाउंड विल हैव डिफिनिट कंपोजिशन और डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सोर्स, उसके सोर्स से इंडिपेंडेंट, कहीं से भी लाइए आप सोर्स वाटर का, चाहे वो कचरा का पानी से उठाइए, चाहे नाला से उठाइए, चाहे आप पोलर रीजन से लाइए, चाहे आप घर का पानी लाइए, कहीं का पानी लाइए, उस पानी में H2O होगा, उस पानी में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मास से अगर देखा जाए 1:8 होगा, एटम से अगर देखा जाए तो 2:1 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी लाइए। ये प्रॉफ साहब के द्वारा बोला गया था, जो कि एकदम 100% सही है। सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज सिंबल। सोडियम हम लिखते हैं तो Na लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रियम होता है इसका लैटिन नेम। अब ये पूरा अगर नोटेशन अगर बताते हैं तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं, ये हुआ पूरा नोटेशन, है कि नहीं, तो इसी को सिंबल बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करते हैं, सबको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल 2 प्रकार का होता है,
मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सेम प्रकार से होमो एटॉमिक होगा था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अलग अलग होगा था मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया है कि एनालिटिकली न्यूट्रल ग्रुप, न्यूट्रल होता है कि नहीं, ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से ज्यादा, तभी मॉलिक्यूल होगा। एक होगा तो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, एटम बोलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम, रेडियम, रेडियम बोलते सॉरी, ये सब के केस में, है कि नहीं। एनालिटिकली न्यूट्रल ये हो गया, समझ गए होंगे, विच आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स केमिकल बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो तैयार होगा वो केमिकली होगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये एनसीईआरटी का है, पूरा हो एनसीईआरटी हमने लिखा है, यहाँ पे आप इसको देखिएगा, राइट साइड में नीचे दिया होगा कोई पेज नंबर पे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है अंडर, क्योंकि मॉलिक्यूल है, आपस में मिल चुका है, ओ मिल के O2 बन गया है कि नहीं, कंपाउंड है, CaO बन चुका अपने, अकेला नहीं है, अकेला वाला कुछ ही है जो कि आर्गन, हीलियम, लिथियम बोल रहे हैं सॉरी, आर्गन, हीलियम, नियॉन, यही सब होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट समझाने की जरूरत नहीं, होमो एटॉमिक, जैसे O मिलके O2, Cl मिलके Cl2, नॉन मेटल केस में होगा, लिखा है सेम काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल आर कॉल्ड होमो एटॉमिक। एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एटॉमिसिटी, जैसे Cl2 का एटॉमिसिटी कितना होगा भाई, 2 होगा, डायटोमिक बोलेंगे। P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल कितना होगा, 4 होगा, टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे, उसके ऊपर पॉली बोल देंगे। कैटनेशन एक प्रॉपर्टी है जहां पे लंबा चौड़ा, बहुत लंबा लिंक, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी हो जाता है एलिमेंट्स और एटम्स के बीच में, जैसे कि मेनली कार्बन वगैरह के केस में हम लोग देखते हैं, कार्बन सबसे बड़ा चेन बनाता है, सिलिकॉन भी बनाता है, फास्फोरस भी बनाता है, सल्फर भी बनाता है, लेकिन कार्बन दुनिया का सबसे ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी के साथ बना हुआ है जिसका कैटनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट बाय व्हिच इट कैन बी फॉर्म्ड इन अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड बिग मॉलिक्यूल। जैसे कुछ बिग मॉलिक्यूल का नाम अगर देखते हैं, C60 बकमिनिस्टर फ्लोरीन, उसका बोला गया है कि नहीं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बताने की जरूरत नहीं है, हेटेरोएटॉमिक होगा, 2 और 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम ज्वाइन करते हैं, जैसे CaO, CO3, H2SO4, है कि नहीं। अच्छा, ये सब का भी एटॉमिसिटी आ सकता है, एटॉमिसिटी यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 1 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 4 2 6 1 7 हो गया, है कि नहीं। आप उसको लिख दीजिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला को समझिए क्या लिखा है, इफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द फॉर्मूला इज नोन इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जहां पे केमिकल फॉर्मूला को ही दर्शाया गया है किसी भी कंपाउंड का, इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड 1:1, है कि नहीं। आपको अगर बात करते हैं NaCl 1:1, है कि नहीं। अगर बात करते हैं MgCl2 1:2, ये सब हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। आयंस किसको बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को आयन बोलते हैं। द चार्ज स्पीशीज ऑब्टेन बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर ये x से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है प्लस होगा, अगर ये x से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो माइनस होगा। एक इलेक्ट्रॉन का हम बात कर रहे हैं, एक देना एक लेना, 2 4 5, आप 5 नहीं 2 3 दे सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 1 भी, ठीक है। फिर कैटायन के बारे में, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन कब बनेगा, जब वो लूज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको बोलते हैं, हालांकि ये मेनली मेटल्स के केस में होता है, नॉन मेटल केस में आयन होता है। वैलेंसी किसको बोलता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड या तो फिर शेयर्ड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सोडियम डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसका वैलेंसी +1 हो गया, या 1+ बोलेंगे, ठीक है, 1- बोलेंगे, जैसे क्लोरीन के केस में। वैलेंसी ऑफ आयन, आयन का वैलेंसी, द चार्ज प्रेजेंट इन आयन इज नोन एज वैलेंसी ऑफ डायरेक्ट सोडियम प्लस लिखा है, ये आयन का वैलेंसी कितना होगा, प्लस दिख रहा है, वही होगा, मतलब डायरेक्ट आयन का ही वैलेंसी के बारे में। केमिकल फॉर्मूला, द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला मेनली जो हम लोग लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, शॉर्ट हैंड नोटेशन, सिंपली दिखना है तो बड़ा लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे करके लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। केमिकल नेम हो गया, ऐसा कॉमन नेम भी होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास से नाम से ही पता चला, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, वैसे रिलेटिव का मतलब रिलेट करके। व्हेन द मास ऑफ एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द सम स्टैंडर्ड रेफरेंस, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ जब कंपेयर करें, क्योंकि किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं किया सकता है, कंपेयर करने की कुछ वजह, कुछ चीज होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड रेफरेंस कौन है, कार्बन 12 का आइसोटोप लिया गया था, याद कीजिए आप, 1/12 ऑफ मास ऑफ एवरी एटम, क्या कार्बन 12, देन द एटॉमिक मास इज कॉल्ड RAM, RAM का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास यूनिट का मतलब आपको पता है एएमयू जिसको बोलते हैं, लिखा इट कैन बी डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ऑन एटॉमिक स्केल। जैसे किसी भी चीज के लास्ट में हम देखते हैं कैल्शियम का है तो 40 यू लिखते हैं, वो जो यूनिफाइड मास जो है पहले एएमयू हुआ करता था, जो कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से लिया गया था, एक 1/12 पार्ट मास का कार्बन 12 का आइसोटोप से, क्योंकि कार्बन का आइसोटोप अलग अलग होता है, ठीक है, 12 13 14 तीन आइसोटोप होता है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के बारे में लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope। इसमें लिखा है कि the number of times of an atoms of that element is heavier than 1/12 of the mass of the atom। heavier होगा तो अभी एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का कंपेयर करके निकालना है। मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और फिर इन कंपाउंड, उसको बोलेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास मेनली आयनिक कंपाउंड के केस में होगा, इसको आप रट लीजिएगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास में कुछ अंतर नहीं है, यूनिट भी सेम होगा, लेकिन सिर्फ ये आयनिक कंपाउंड में होगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड बोले, जैसे NaCl MgCl to KCl। मोलर मास मेनली मास जो होता है मोल 1 मोल ऑफ किसी भी सबस्टेंस का, उसी को मोलर मास बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल 16U अगर ऑक्सीजन का आ रहा है तो उसको 16G अगर लिख देंगे ग्राम में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलिए या फिर मोलर मास बोलिए। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है फॉर आयनिक कंपाउंड इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस व्हिच हैज मास इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दैट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के केस में बोला गया मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये एक अमाउंट है किसी सबस्टेंस का व्हिच हैज मास इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, सेम टू सेम फॉर्मूला यूनिट मास का जो मास होगा उसको ग्राम में बस कर देना, उसी को मॉलिक्यूलर मोल कॉन्सेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, 10 डेफिनेशन इसमें भी है। इलेक्ट्रॉन लिखा है कि द फंडामेंटल मटेरियल पार्टिकल ऑफ एन एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच इज कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज। आप नेगेटिव चार्ज का वैल्यू याद करके जाएंगे एंड नेग्लिजिबल मास का वैल्यू याद करके जाएंगे, मास बहुत कम होता है इसका। प्रोटॉन द फंडामेंटल पार्टिकल, ये जस्ट उल्टा है, प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखना है, ठीक है। एंड ए यूनिट मास, इसके पास भी थोड़ा बहुत मास होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता लेकिन मास होता है। एटॉमिक मॉडल किसको बोलते हैं? द मॉडल डिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। किसी भी एटम के पार्टिकल्स को दर्शाना, मॉडल में तैयार करना, अरेंजमेंट करना, उसी को एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, एटम का मॉडल। ऐसा मॉडल किसी भी चीज का बना, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या सेल या एनर्जी इंडेक्स, ये सब सभी चीज ऑर्बिट को बोला गया है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूमता है इन ए क्लोज सर्कुलर पाथ, उसी को ऑर्बिट हम लोग बोला गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रॉन, दो पार्टिकल, सब पार्टिकल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरी जीरो चार्ज होता है, मास इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ये बताने का जरूरत है नहीं। न्यूक्लियंस कलेक्टिवली, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियंस बोला गया है कलेक्टिवली, ना कि उसको जोड़ना है, जोड़िएगा तो वो आपका एटॉमिक मास निकल आएगा, फिर मास नंबर। एटॉमिक नंबर डिनोट किया गया है जेड से, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जितना प्रोटॉन का संख्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसको हम लोग मास नंबर या फिर एटॉमिक मास बोलेंगे, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल या एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल या फिर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन को सजा देना इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम इसको इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का करना है 2 8 1 कर दिए, 2 8 2 कर दिए, किसका? मैग्नीशियम का, 2 8 3 कर दिया एल्युमिनियम का, ऐसे ही करके आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ऑक्टेट रूल आपको पता है, उसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़े हैं। लिखा था एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए एक टेंडेंसी होता है। एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको ऑक्टेट बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो डुप्लेट बोलेंगे, हालांकि मेनली हीलियम वगैरह के केस में सब देखा गया है कि नहीं। फिर लिखा है इन देयर वैलेंस सेल टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल, इसी को ऑक्टेट रूल बोला गया। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया या फिर लूज किया गया, उसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। सॉरी, कोवैलेंसी का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ ए नॉन मेटल। लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, कितना शेयर किया गया है, ऊपर था लॉस और गेन, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेटल नॉन मेटल के केस में होगा, और जो कोवैलेंसी होगा वो नॉन मेटल के केस में होगा। लिखा भी है नॉन मेटल।
आइसोटोप का मतलब आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग होगा। आइसोबार में जस्ट उल्टा है, आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में बोलेंगे जैसे कि 2 8 जो सोडियम का होता है, 1 जो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का हो गया। चलिए ये आपका पूरा समाप्त होता है केमिस्ट्री का वीडियो आपको ये प्राप्त हो चुका है। आपको शाम तक फिर थोड़ी देर बाद आपको फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।